नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT एग्ज़ाम के लिए जो अपना मॉडल पेपर फर्स्ट चल रहा था, उसमें हम हिंदी के 10 क्वेश्चन और NEP के 5 क्वेश्चन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है, बिना किसी टाइम खराब किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है सभी। निम्न में से कौन से शब्द में यण संधि है? कौन सी संधि के बारे में पूछ रहा है? यण संधि के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन से शब्द में है। तो सबसे पहले है, देखते हैं नवोढ़ा। नवोढ़ा को हम लिखेंगे नव प्लस ओढ़ा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ ए है और साथ में क्या आ रहा है, बड़ाऊ। तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, देखो, ओ की मात्रा। कौन सी? ओ की मात्रा। तो ये बनेगी अपना गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। तो इसमें तो है नहीं, ये गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं व्याप्त, यानी कि बी प्लस, इसको बोलेंगे आप्त। तो बी के यानी कि ई के बाद, छोटी ई के बाद अगर कोई स्वर आ जाए, ए अमरूद, तो ये किस में बदल रहा है? ये में बदल रहा है। तो ये कौन सी संधि है? यण संधि। ये में बदल गया तो यण संधि, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, अगर कहीं, वैसे तो यही राइट आंसर है। इनमें देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी संधियां हैं। अभी देखो, गंगोदक है, गंगा प्लस उदक, यानी कि ए, यानी यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ है। तो आ और ओ मिलकर क्या बन रहे हैं? ओ बन रहे हैं। तो इसमें भी गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। और एक बचा अपने पास हिमालय। तो हिम प्लस आलय, इसमें है ए प्लस में आ, तो ये बनी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि, ठीक है। इस प्रकार से तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि व्याप्त। व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि है। आगे चलते हैं, मन है धन विकार। तो इसमें कौन सी संधि है? तो मन है धन विकार में अपने पास देखो, इनकी संधि पूछ रहा है कि इनकी संधि क्या होगी। कौन सी नहीं है, ये है कि संधि है। इनकी हमें संधि करके बतानी कि शब्द क्या बनेगा। तो मन है विकार, मन विकार लिख रहा है, मन है धन विकार बना के, मन विकार, ये गलत है। यहाँ पर है मनु विकार, क्या ये मनु विकार बनेगा? नहीं। उसके बाद मनोविकार या मन है विकार, धन हट गया बीच में से, सीधे तार दी। तो देखो, इसमें से जब पीछे विसर्ग हो तो ये बनता है ओ, तो बनेगा अपने पास मनोविकार। क्या बन जाएगा? मनोविकार। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा इसका? मन है धन विकार का मनोविकार हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रपिता में कौन सा समास है? अब हमें ये बताना है कि राष्ट्रपिता में कौन सा समास है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में है अपादान तत्पुरुष, उसके बाद है करण तत्पुरुष, उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, और उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। तो सबसे पहले देखिए, अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? तो अपादान का अर्थ होता है से या अलग होना, किसी चीज़ से क्या होना? अलग होना, अपादान का अर्थ होता है। करण का अर्थ होता है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। या इसमें एक और आता है द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी से है, इसका भी से है, लेकिन ये अलग होने का भाव है, ये वैसे ही, ठीक है। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण होता है मैं, पे, पर, इस प्रकार से शब्द आ जाएं तो उनके लिए क्या आता है? अधिकरण तत्पुरुष। और संबंध होता है का की के, ये कारक है जो इसमें तत्पुरुष समास में पूछे गए हैं। तो देखो, राष्ट्रपिता को जब हम बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? राष्ट्र का पिता। तो का क्या है यहाँ पर? क्या किसको दर्शा रहा है? संबंध को, क्योंकि ये कौन है? राष्ट्र का पिता है। राष्ट्र का पिता है तो इसका मतलब संबंध तत्पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप न जावे सासुरे औरन को सीख देत। आप न जावे सासुरे औरन को सीख देत लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है? आप तो सासुरे जाता नहीं, औरन को भी नहीं जाने देता है। या फिर इसका है, खुद ना करे लेकिन औरों को वैसा करने की सीख देता है। आप खुद कुछ नहीं करता है, दूसरों को क्या देता है? वैसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो।
आगे देखिए, समाज में सासरे ना जाने की सीख बहुत दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सासरे को आप नहीं जाता है लेकिन न पत्नी को जाने देता है। ठीक है, आप भी ना जाए न पत्नी भेजे। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आप न जावे सासरे और उनको सीख दे। लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि खुद न करे लेकिन औरों को वैसा करने की सीख देता है। आप खुद तो कुछ करता नहीं और दूसरों को ऐसा करने की सीख देता है, सलाह देते रहते हैं लोग। ठीक है, तो अब चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए, अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ ये है कि सही रास्ते पर न चलना। हमें यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ बताना है कि सही अर्थ को उसका है कि सही रास्ते पर न चलना। औचट में पड़ना, इसका अर्थ होता है संकट में पड़ना। औघट चाल पड़ना, ये है सही रास्ते पर न चलना। और ये है इधर का उधर करना, अस्त व्यस्त करना। ठीक है, और उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी कि बहकाना। ये बहक जाते हैं, उल्टी पट्टी पढ़ जाते हैं लोग बाग। ठीक है, तो ये थे अपने सही अर्थ। तो इनमें सही रास्ते पर न चलना, कौन सा मुहावरे का अर्थ बन रहा है, ये बन रहा। औघट चाल पर चलना, इसका मतलब है सही रास्ते पर नहीं चलना। आगे देखिए, जो छूने योग्य ना हो। जो छूने योग्य ना हो वो कैसा होता है, अछूता या अछूत। तो कैसा हो जाएगा यहाँ पर, जो छूने योग्य न हो, न हो तो इसका मतलब अछूत हो गया इसका अर्थ तो। और अछूता जिसे छुआ ना गया हो, मतलब इसे छू सकते हैं, छुआ न गया हो। अछूता तो हो गया जिसे छुआ न गया हो, यानी किसे छू सकते हैं। और अछूत वो होता है जिसे छू ही नहीं सकते। ठीक है, अटल, जो अपनी बात पर क्या रहे, अटल रहे, जिसकी जो अपनी बात को टाले नहीं। ठीक है, जो अपनी बात टाले नहीं। और अज्ञात होता है जो ज्ञात ना हो, जो ज्ञात ना हो। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा, जो छूने योग्य ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अछूत, यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध हमें ढूंढना है। तो देखो, संतुष्ट, संतुष्ट एकदम सही है। उसके बाद है पृष्ठभूमि, उसके बाद है स्वप्नका, उसके बाद है ज्योत्सना। तो हमारे पास अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध ये है कौन सा, बी ऑप्शन। क्योंकि जो पृष्ठभूमि होती है उसे इस प्रकार से लिखा जाता है, पृष्ठभूमि। इसमें और इसमें एक ही अंतर है कि यहाँ पर ट है और यहाँ पर ठ है। ठीक है, इन दोनों में ट और ठ में ही अंतर है, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें है 98वें समास है। 98 में कौन सा समास है, देखो, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो 98 का जो वो होता है समास विग्रह, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समास विग्रह। क्या होता है, समास विग्रह होता है अपने पास 8 आनों का समाहार, और जिसके पीछे समाहार या समूह लगा हो उसमें होता है द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। द्वंद्व के में आता है बीच में डैश, यानी कि और का अर्थ देने के लिए, जैसे माता डैश पिता, माता और पिता, ऐसे करके। ठीक है, दाल और रोटी, नहीं दाल रोटी, दाल रोटी, ऐसे करके। कर्मधारय, कर्मधारय समास और तत्पुरुष के आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तत्पुरुष के बहुत सारे रूप होते हैं। कर्मधारय में, कर्मधारय में आप जानते हैं उपमेय और उपमान। ठीक है, ऐसे करके आते हैं उसमें। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़े में विलोम शब्द सही नहीं है। कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो देखो, यहाँ पर कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ, ये सही है। उसके बाद कृष्ण का होता है शुक्ल, ये सही है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं कि कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। उसके बाद ये है परिपूर्ण, पूर्ण का परिपूर्ण। अब पूर्ण का परिपूर्ण थोड़ी होता है, पूर्ण का तो अपूर्ण होता है विलोम शब्द। और यहाँ पर है परकिया, परकिया का हो गया स्वकिया, मतलब जो स्वय होता है वो अपने, परक मतलब दूसरों का।
स्वयं की याद पर किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पूर्ण का विलोम शब्द क्या हो गया, अपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से हमें बताना है कि ये जो वो दे रखे पर्यायवाची, तो कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है। तो देखिए, कठिन का होता है अगम, अगम्य, क्लिष्ट, जटिल, ये सभी ठीक है, ये कठिन के हैं, तो ये अपना सही है। असत्य पूछा है तो असत्य देखना है इसमें से, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। उसके बाद देखते हैं हवा, हवा का होता है पवन, वायु, समीर, समी, प्रकंपन, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, घोड़े का होता है अश्व, हेय, तुरंग, बाजी, घोटक, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं जल, जल के होते हैं नी, जल का तो नीर होता है, तोय, अम्बू, इस प्रकार से पानी। ठीक है, तो ये है सरिता, तटनी, आपगा, कुलक्ष, कुलक्ष, कुलंसा, कुलक्सा। उसके बाद निम्न का, तो ये सभी किसके हैं, ये नदी के हैं। किसके हैं, ये नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये थे अपने हिंदी के प्रश्न। अब चलते हैं अपन एनईपी के 5 प्रश्नों की तरफ। ठीक है, सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। हमें बताना है कि अब कौन सा चल रहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से पुनर्गठित किया गया है पाठ्यक्रम में ना। तो देखिए यहाँ पर 5, मतलब बच्चा किस प्रकार से पढ़ेगा, ये है यहाँ पर। तो 5 इसमें, फिर उसके बाद 3, फिर 3 और 4। 5 में 5 के अंदर क्या आता है, 5 के अंदर आएगा, इसमें आता है आनंद घर, यानी कि आंगनवाड़ी जिसको बोला जाता है, आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी वो 5 साल तक पढ़ेगा। इसमें कक्षा 1 व 2 शामिल होंगी, 1 व 2 भी क्या होंगी, शामिल होंगी। उसके बाद 3 से 3, 4, 5 कक्षा तक इसमें पढ़ेगा। फिर 6 से 6, 7, 8 कक्षा तक यहाँ पढ़ेगा। और उसके बाद 9 से 12 कक्षा तक यहाँ पढ़ेगा। ठीक है, अब इनमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले जो 5 साल के लिए जो कोर्स है आंगनवाड़ी वाला, इसमें इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, या फाउंडेशन स्टेज ही बोलेंगे। ये सारी चीज़ें फाउंडेशन स्टेज है, मतलब यहाँ बच्चा सारी चीज़ बोलना सीखेगा, चीज़ों को पहचानना सीखेगा, ये सब फाउंडेशन स्टेज के अंदर आ जाएंगे, उस स्टेज नहीं, स्टेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे है जो 3, ये है 5+3, इसमें क्या सीखेगा बच्चा, इसमें सीखेगा अपने पास प्राथमिक शिक्षा, यानी कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक वह यहाँ पर पढ़ाई करेगा। और इसमें उसको जो भी पढ़ाई कराई जाएगी वो मातृभाषा में होगी, इन दोनों स्टेज में। ठीक है, कैसे इसमें होगी, मातृभाषा में, यानी कि क्षेत्रीय भाषा जो भी है वहाँ की। उसके बाद कक्षा 6 से लेकर 8 तक वो उसमें रहेगा व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण उसको यहाँ पर दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और नंबर 4 जो है, मतलब 5+3+3+4, इसमें है 9 से 12 तक की वो कक्षाएं यहाँ पर लेगा। और इसमें ही वो अपने विषयों का चुनाव करेगा, जैसे आज हो रही है। वो तो इसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं विषय चुनाव वाले में, क्योंकि 9वीं से होंगी नहीं। अब जो होती हैं वो 11-12 में ली जाती हैं, पहले ली जाती थी पहले। ठीक है, वो 9वीं में ही ली जाती थी, अब दोबारा से 9वीं में चयन की जाएंगी विषय। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में शिक्षा नीति आई है, कब आई है, तो देखो 1968 में आई थी पहली शिक्षा नीति। ये दोनों ही 68 लिख दिए, ये एक 86 होगा इसमें से, 1986। इसमें आई थी दूसरी शिक्षा नीति, कौन सी, प्रथम, दूसरी, और ये कौन सी है, तीसरी वाली। ये है अपनी तीसरी शिक्षा नीति जो अब आई है 2020 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में आई है। भारत में जो शिक्षा नीति आई है वो कब आई है, 1968 में आई है, 1986 में आई है, और 2020 में आई है। तो इनको याद करना तो आसान है, एक बार 6 को पहले ले लो, एक बार 8 बाद में लगाओ।
एक बार 8 को पहले ले लो, 6 को बाद में लगा दो, 19 19 है ये दोनों में, सही है ना। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब देखो NEP का विस्तार रूप होगा। तो NEP है क्या चीज़, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले ही ऑप्शन सही आ रहा है, और बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है, नेशनल एलिजिबिलिटी पॉलिसी, ये गलत है। उसके बाद नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, ये भी गलत है। नेशनल एग्ज़ाम पॉलिसी, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, NEP 2020 में कौन सी कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है। अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, कक्षा 6 से 8 तक कौन सी शिक्षा होगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें। तो कक्षा 6 से स्टार्ट है, तो 5वीं से ये गलत है, 8वीं से ये भी गलत है, छठी से शिक्षा दी जाएगी, और 10वीं से नहीं, ये भी गलत है। अब आगे देखिए, NEP 2020 में कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने की बात कही गई है। तो देखिए, अब ये बात भी अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। देखो कितने साल तक बच्चा मातृभाषा, मतलब कि कौन सी कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई करेगा। तो देखो ये है, इसमें है किस कक्षा तक, यही तो पूछ रहा है। तो 5वीं तक सही है, 8वीं तक गलत, 3री तक गलत, 12वीं तक गलत। तो कौन सी कक्षा तक करेगा, 5वीं तक करेगा। ये रहा, यही बताई थी कि कक्षा 1 व 2 तो ले ली जाएगी इसमें आनंद घर में। LKG UKG नर्सरी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ठीक है। उसके बाद 3 से 5 तक अगले स्टेप में आएगा, ऐसे करके। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन और NEP के 5 क्वेश्चन, जो आपको परीक्षा में देखने के लिए पूरी संभावना है। इनमें से ज़रूर आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो अभी आने वाली हैं दिसंबर में, ठीक है। और ये थे हमारे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक भी कर दो साथ के साथ। धन्यवाद।